बीजेपी का बॉयकॉट किया है। मैं सर आपसे कहना चाहता हूं, ये किसान मनमोहन सरकार जब थी तो आपकी सरकार ने बहुत योजनाएं किसानों के लिए बनाई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी सरकार उत्तराखंड में आ रही है, आप ये वचन दें हमें किसानों मजदूरों के कि अगर आपकी सरकार उत्तराखंड में आ रही है तो आप जो हमारे मांग पत्र है किसानों का, मजदूरों का, आप उस पर खरे उतरेंगे और वो जो हमारे मांग पत्र है उसको पूरा करेंगे सर। धन्यवाद सर। सभी किसान साथी एक बार फिर जोर से नारा लगाएंगे, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुसेवक जी। हमारे बीच में वो गौरवशाली पल कि जब आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं आज के मीटिंग में कोई स्वागत विधि वगैरह करूं, पहले उससे पहले मैं आदरणीय राहुल जी से कहूंगा कि अभी हमारे दो और हमारे किसानों की आवाज़ हमारे बीच में अपनी बात रखनी। मैं कलावती बहन हमारे बीच में, जो कलावती बहन को मैं बुलाऊंगा कि वो भी 2 मिनट अपनी बात यहाँ पर रखेंगी। और इसके बाद सलविंदर जी तैयार रहेंगे। भारत माता, भारत माता की। देखिए यहाँ पे हमारे साथ में कितना अन्याय हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे महिलाएं और पुरुष भी इतने वो हो गए हैं कि कितने परेशान हैं। काश्तकार लोग देखो कि जमीन अपनी होकर भी फिर भी किसान लोग क्या कहते हैं, मजबूर हो गए हैं। जो अपना अनाज कितना सस्ता बिक रहा है और लोग देख रहे हैं। और ये नेता लोग जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कितना ही मद्दा अनाज करके जो महिला और पुरुष जो 200-300 की दिहाड़ी कर रहा है, वो अपना घर कैसे चलाएगा है। और क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ पे खाना का देखो, तेल कितना महंगा है। हमारे यहाँ की सरसों 50 रुपए किलो ली जाती है और अपना जो वहाँ का सरसों का तेल है वो 250 रुपए किलो बिक रहा है। अपने यहाँ का अनाज इतना सस्ता जा रहा है और अपने लोग खरीदते हैं, जो काश्तकार लोग खरीदते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, वो 300 रुपए कमाएंगे तो क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्या खाएंगे हैं। और क्या कहते हैं, देखो जो गैस हमारे यहाँ पे 250-300 रुपए की भरी जा रही थी, वो अब 5 से जाके 1000 रुपए की हो गई है। तो क्या इंसान करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा। किसान मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, किसान यूनियन। और देखिए जैसे हम लोगों को यहाँ पे किसान यूनियन जिंदाबाद। और ये देखो कि मतलब अब ये लगा लो कि महिला अगर और पुरुष अगर 300 रुपए में दिहाड़ी कर रही है तो क्या कमाएगी। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम इसको मोदी को हटाकर अपने राहुल गांधी को जिताएं तो कुछ हमारे यहाँ पे उपकार हो, कुछ आगे बढ़े, क्योंकि महिलाएं भी पुरुष भी बहुत ही परेशान हो गए हैं। मैं अपनी यहाँ बात खत्म करते। बहुत बहुत धन्यवाद कलावती जी। ये बहुत बड़ा साहस की जरूरत होती है, इस तरह के इतने बड़े मंच पर आकर एक सामान्य हमारी जो बहन जो किसानों की आवाज बनकर यहाँ काम कर रही थी, उन्होंने अपनी बात आपके बीच में रखी, तो ये बड़े साहस की बात है। मैं आपके बीच में आमंत्रित करूंगा सलविंदर कालसी जी को कि वो भी 2 मिनट में अपनी बात रखें। सम्मानित मंच, आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य मेहमान राहुल जी और उनके साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रावत जी और हमारे क्षेत्र के वर्तमान कैंडिडेट और पूर्व मंत्री, आप सबका मैं हृदय से सम्मान और स्वागत करता हूं। और यहां पर उपस्थित मेरे किसान भाई
जो आज इस उम्मीद से यहां पर आए हैं कि पिछली सरकार ने जो उनकी आशाओं पर पानी फेरा है, वो ये आने वाली सरकार कहीं उनकी उम्मीदों की आगे जो उसकी पालना करेगी, उम्मीदों को पूरा करेगी। इस उम्मीद से आज हमारे किसान भाई इस मंच के सामने बैठकर, क्योंकि एक जो मेमोरेंडम, एक ज्ञापन हमने बनाया था, वो आपके पास मंच पर पहुंच चुका है राहुल जी। अगर नहीं तो उसे आप पढ़ें, पढ़कर किसानों की मुख्य मांगे, जो किसानों की परेशानी हल करने वाली मांगे हैं, वो कुछ मांगे आपके सामने रखी गई हैं और ये उम्मीद रखी गई है कि अगर आने वाले समय में आपकी सरकार इन मांगों को पूरा करती है तो ये हमारा किसान, हमारा संयुक्त मोर्चा आपकी इस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। बशर्ते आज तक किसानों को उनकी किसानी की आमदन दुगनी करने के नाम पर ठगा गया है, लेकिन अब यह किसान जागरूक है। ये आपसे भी आश्वासन चाहता है कि जो मांगे हमने आपको लिख कर दी हैं, क्या ये 100% पूरी की जाएंगी, और की जाएंगी तो किस समय की जाएंगी, सरकार बनने के कितने समय बाद की जाएंगी। कृपया उस पर जब आपका समय आए तो उस ज्ञापन पर आप जरूर व्याख्यान दें। अब मैं थोड़ा सा 30 साल से 40 साल के पीछे जो एमएसपी के रेट समय मिलते रहे किसानों को, उसकी थोड़ी कंपेयर करूंगा, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में देखा था कि 81-82 में 137 रुपए के आसपास धान का रेट था, लेकिन 90 के दशक से पहले और 80 के दशक के बाद में जब वीपी सिंह सरकार थी, फिर गुजराल जी आए और फिर चंद्रशेखर जी आए, तो वो ऐसा समय था जब देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी, तो किसानों की तरफ सोचना मुश्किल था। उस समय किसानों को उनका हक नहीं मिला, लेकिन जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने तो किसी ना किसी हद तक उन्होंने किसानों की एमएसपी पर, क्योंकि मेरे पास पूरा आंकड़ा है 83 से लेके वर्तमान में कौन से साल में कितनी एमएसपी बढ़ाई गई, क्योंकि उसको शेयर करने के लिए ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं चुनिंदा बातें करूंगा। क्योंकि एमएसपी जो बढ़ाई गई थी वो 2-2 रुपए, 4-4 रुपए, 5-5 रुपए 80 के दशक में, लेकिन मनमोहन सिंह ने बढ़ाई, और उसके बाद में जो मनमोहन सिंह का एरा था 10 साल की सरकार में, उसे गोल्डन पीरियड मानता हूं किसानी का। उससे पहले वाजपेयी जी के सरकार के समय में किसानों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ी थी, लेकिन जैसे ये सरकार आई इसने बहुत कम ब्याज पर ज्यादा से ज्यादा ऋण देने शुरू करे। कि 2004 और 5 में गेहूं का रेट 580 रुपए था, और जब आपकी सरकार 2011-12 में इसको जस्ट डबल कर चुकी थी, इसका रेट 1380 रुपए था। तो जो सरकार आज सेंटर में बैठी कहती है कि हम 22 में डबल करेंगे, वो मनमोहन सिंह से सीख ले कि उन्होंने 4 साल में किस तरह से डबल एमएसपी को कर दिया। जब तक एमएसपी नहीं बढ़ेगी, जब तक किसान को उसकी फसल का पूरा दाम नहीं मिलेगा, उसको 2000 की भीख से उसका कुछ भला होने वाला नहीं। उसकी लागत को कम किया जाए, उसकी खादों पर सब्सिडी बनाकर रखी जाए, उसकी एमएसपी पूरी दी जाए, और 10%, 5%, मनमोहन सिंह जी ने 20% तक ग्रोथ बढ़ाई थी एमएसपी की, लेकिन अब की सरकारें 2% पिछली बार बढ़ाया, 3% बढ़ाया। अगर मनमोहन सिंह की स्पीड से ये सरकार चलती तो इस समय 3000 के पास रेट होना चाहिए था। ज्यादा ना कहते हुए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर 24 में आपकी सरकार सेंटर में आती है और यहां आती है, जो सेंटर की समस्याएं हैं वो किसानों की आप धरातल पर समझ चुके हैं, आपने आंदोलन को देख लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपकी सरकार किसानों की हर मांग को पूरा करेगी। और इतना ही, आगे समय फिर मिलेगा तो फिर इस पर बातें होंगी, बहुत लंबी बातें, तो समय कम है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद काल सिंह जी। और अब मैं
उधम सिंह नगर जिले के हमारे अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी और हिमांशु गाबा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो राहुल जी का स्वागत प्रतीक चिन्ह से करें। जल्दी आए। मैं सुशील राठी जी जो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी आकर प्रतीक चिन्ह से राहुल गांधी जी का स्वागत करें। सुशील राठी जी जल्दी से। मैं तिलकराज बेहड़ जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं वो भी एक प्रतीक चिन्ह राहुल जी को देना चाहते हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी आकर आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। मिस्टर बेहड़ साहब भी एक प्रतीक चिन्ह देना चाह रहे हैं। बेहड़ साहब से अनुरोध है कि वो आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं उत्तराखंड कांग्रेस को, एक लंबे समय जिन्होंने संगठन को नेतृत्व दिया और वर्तमान में कांग्रेस में जो कांग्रेस के विधायकों की आवाज, नेता प्रतिपक्ष बड़े भाई श्री प्रीतम सिंह जी को कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। मंच पर आसीन हम सबके प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश के प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, मंच पर आसीन कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, यहाँ उपस्थित सम्मानित किसानगण, कांग्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, 2022 का चुनाव इस प्रदेश के अंदर गतिमान है और इस चुनावी दौर में हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी ओर से और कांग्रेस जनों की ओर से, आप सब की ओर से उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, इस मंच के माध्यम से हमारे किसान नेताओं ने अपनी बात कही, उन तमाम बातों से अपने आप को संबद्ध करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जब इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार ने सदैव किसानों के साथ लाभबद्ध होने का काम किया। जय जवान जय किसान का नारा इस देश के अंदर कांग्रेस की रहनुमाई में गुंजायमान हुआ और उसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी की अगुवाई में देश के अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो उसी सरकार ने इस देश के किसानों का ऋण माफ करने का ऐतिहासिक काम किया था। और आज वर्तमान में जो सरकार केंद्र में स्थापित है, उस सरकार ने किसानों के हितों के विपरीत 3 काले कानून किसानों पर थोपने का काम किया, जिसका किसानों ने पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम किया। और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज किसान सड़कों पर फिर संघर्ष करने के लिए बाध्य है। और उन विषम परिस्थितियों में जब किसान आंदोलनरत थे, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस जनों ने किसानों के साथ लाभबद्ध होकर के आपकी इस लड़ाई में पूरा सहयोग देने का काम किया। जब आंदोलन चला
उस आंदोलन में लगभग 700 किसानों की शहादत हुई, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने संवेदनाओं के एक शब्द भी जो है किसानों की शहादत पर नहीं कहे। देश के प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात जरूर सुनाते रहे, लेकिन आम जन की आवाज सुनने के लिए, किसानों की आवाज सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2022 में इस सूबे के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। निश्चित रूप से उस सरकार को बनाने में हमारे किसान साथियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम किसानों के हितों को संरक्षित करने का काम करेंगे। ये विश्वास और ये भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। समय का अभाव है, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका अभिवादन करता हूं और राहुल जी का यहां उधम सिंह नगर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमें निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व है उसे सुनना था, लेकिन ये सच्चाई है कि आज समय का अभाव। राहुल जी की अभी हरिद्वार में भी कुछ कार्यक्रम है। मैं आमंत्रित करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी को कि वो आए और अपना उद्बोधन। धन्यवाद प्रकाश भाई। आज उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे बहुत ही आदरणीय नेता, भारत के भविष्य की आशा और भारतीय राजनीति के पटल पर सत्य के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए और उस परम सत्य तक पहुंचने का मजबूत इरादा रखते हुए जो शख्स पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, मंचासीन पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बड़े भाई प्रीतम सिंह जी और मंचासीन समस्त नेतागणों के साथ साथ हमारे आदरणीय प्रभारी जी और साथ में हमारे किसान भाइयों बहनों और मेरे साथियों। आज का दिन उधम सिंह नगर की इस वीर भूमि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे होनहार नेता और जैसे कि मैंने अपने शब्दों में कहा कि भविष्य की आशा, भारत के भविष्य की आशा, राहुल जी आपसे संवाद करेंगे और कर रहे हैं। तमाम लोगों ने अपनी बातें यहाँ पर कही, खास करके किसान भाइयों ने यहाँ पर अपनी बातें कही और आज हम इन्हीं बातों को सुनने के लिए राहुल जी के साथ यहाँ पर आए हैं। साथियों, ये सत्य है कि इस देश में किसान भाई हैं और किसानियत है, वही इस देश की रीढ़ है। अगर इस देश के सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा प्रतिशत देखा जाए तो वो किसानी से आता है। अगर इस देश में रोजगार के अवसर पैदा करने का अगर हम देखें कि कहां से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तो वो आपकी किसानी से है। अतीत में जब जब हमारे किसान भाइयों को दिक्कत का सामना करना पड़ा और कांग्रेस की सरकार यदि देश में थी तो कांग्रेस की सरकारों ने समय समय पर आपकी उन दिक्कतों को समझते हुए जो आवश्यक बन पड़ता था, जो आवश्यक हुआ, वो सब आपके हित में और किसानों के हित में, किसानियत के हित में, इस हिंदुस्तान के हित में वो सब करने की कोशिश की। मेरे प्यारे साथियों, ये 2014 के बाद यही एक ऐसी सरकार आई है कि हमेशा ये कहते क्या है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। आज जो कुछ ये बेच रहे हैं देश का, वो कब हुआ? क्या ये कहीं से लाए थे? क्या इन्होंने पैदा किया? और तो और सरकारी संपत्तियों को और सरकारी उपक्रमों को बेचने का इन्होंने जो सोच रखी है उसको यहीं तक सीमित नहीं रखा। मुझे अफसोस तो तब होता है जब उनकी नजर आपके खेती पर गई, जब उनकी नजर आपके पैदा किए हुए अन्न पर गई। बड़े अफसोस की बात है कि जब
राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी वहां उन हर एक राज्य में किसान बिल के आने के पहले उनके जो उद्योगपति मित्र हैं उन्हें कैसे पता चल गया कि ऐसे एक्ट आने वाला है। उन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें वहां पर बड़े बड़े गोदामों के लिए, जो मंडियां होती हैं सरकारी मंडियां, उनके स्थान पर अपनी मंडियां खोलने के लिए बड़ी बड़ी जगह खरीद दी। ये कैसे हो गया? इसका अर्थ है कि दाल में कुछ काला था। और उसके बाद कितनी अफसोस की बात है कि अब ये किसान जो एक्ट है, जो किसान विरोधी एक्ट था, ये काला कानून था। इस काले कानून को आपकी ताकत के आधार पर, आपकी मजबूती के आधार पर, आपके ताकत के बल पर, आपकी एकता के बल पर जो आपने एकता दिखाई और हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने जो सच्चाई के साथ आपके कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष करने का ऐलान कांग्रेस जनों को दिया, उसका प्रतिफल था कि तानाशाह जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी इस मंशा को वापस लिया। और वापस मंशा लेने के बाद कहते क्या हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, इस एक्ट को वापस ले लिया। अरे भाई, ये तो इसी तरह है जैसे कोई डकैती करे और डकैती करने पर पकड़ा जाए, उसके बाद डकैती का माल वापस करे और बड़ा उपकार दिखाए कि हमने डकैती का माल वापस कर लिया है। इसी तरह है मेरे साथियों। आजाद हिंदुस्तान में इससे बड़ा जुल्म मैं समझता हूं कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। पक्ष और विपक्ष होता है, सरकारें अन्य भी आई होंगी, हमेशा 70 साल कांग्रेस की सरकारें नहीं रही। ये तो दिमागों में ठूंसना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। उनकी भी सरकारें रही पहले, उसको भूल जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार का आम आदमी की प्रताड़ना, आम आदमी को जिस प्रकार की परेशानी ये सरकार पैदा कर रही है, मैं समझता हूं ये उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में होने वाला ये चुनाव, ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक धर्म युद्ध है, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम यहां बैठे हुए हमारे किसान भाइयों से इस धर्म युद्ध में आप कांग्रेस की धर्म युद्ध के साथ देते हुए कांग्रेस की पताका यहां पर फहराएंगे। मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं। मेरे साथियों, इनके राजनीतिक रूप में इनके राजनीतिक कुकर्मों का बखान करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम जान दे सकते हैं लेकिन हम इनके सामने घुटने नहीं टेक सकते हैं, और ये कसम खाकर यहां से सबने जाना है। हमें हमारे नेता राहुल जी, मैंने पहले ही कहा कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले नेता हमें मिले हैं। राहुल जी, हम उत्तराखंड के लोग, हम उत्तराखंड के कांग्रेस जन और हम उत्तराखंड के तमाम हमारे किसान भाई आपके उस जज्बे से, आपकी उस मंशा से अपने को संबद्ध करते हैं। हम आपके साथ हैं। आप इस देश की लड़ाई लड़िए। अतीत में इंदिरा जी ने जिस प्रकार से गरीबों की लड़ाई लड़ी, वंचितों की लड़ाई लड़ी, दलितों की लड़ाई लड़ी, और अब इस वक्त आने वाले समय में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड एक बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है। हमारा प्रदेश इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते पूरे देश में बेरोजगारी में अव्वल नंबर पर आ गया है। हम चाहते हैं कि आपकी अगुवाई में हम इस बेरोजगारी के खिलाफ एक जंग लड़ें और उस जंग को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएं। हमने ऐलान कर रखा है, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने ऐलान कर रखा है, हमारे मैनिफेस्टो में शामिल है कि हमारा अगले साल ये मार्च से शुरू होने वाला जो 5 साल का कार्यकाल होगा वो उत्तराखंड में बेरोजगारी को समाप्त करने वाला कार्यकाल होगा, और उसमें हमारे किसान भाइयों का अहम योगदान होगा, क्योंकि उत्पादकता ही रोजगार की जननी है। विश्व की कोई भी इकोनॉमिक्स, विश्व का कोई भी अर्थशास्त्र इस बात को नहीं झुठला सकता कि पैदावार के अलावा, उत्पादन के अलावा कहीं और से रोजगार आता है। अगर कहीं और से रोजगार आता है तो वो सेकेंडरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर उत्पादकता है। और आप उत्पादक हैं और सरकार बनेगी तो आपके उत्पादक का प्रसंस्करण करके हम बड़ी मात्रा में रोजगार यहां पैदा करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा, हमारे नेताजी राहुल जी यहां पर अपनी बात कहेंगे, हम सब उनकी बात को सुनने के लिए यहां पर आ रखे हैं। लेकिन मैं आपसे इस देश के खातिर एक वचन चाहता हूं कि साथियों, इतिहास इस बात का गवाह है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब कांग्रेस संकट में आई तब तब देश संकट में आया, तब तक दलित संकट में आया, तब तक कमजोर वर्ग संकट में आया। इसलिए अगर इस देश को मजबूत करना है तो यह आवश्यक है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए। मैं अधिक न कहते हुए
अपने विचारों को यहाँ पर विराम दूंगा, क्योंकि समय की बाध्यता है, समय कम है। और इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ। राहुल जी का इस उत्तराखंड आने पर मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। राहुल जी, उत्तराखंड भौगोलिक स्थिति से दो भाग में विभाजित है। तराई के किसानों की अपनी समस्याएं होती हैं, बड़ी होती हैं, पर साथ ही जो हमारे पहाड़ी किसान हैं उनके छोटे खेत और उनकी जो समस्याएं हैं वो भी बहुत बड़ी, खेत भले ही छोटे होते हैं पर समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं। तो अपने मुख्यमंत्री के काल में माननीय हरीश रावत जी को मैं आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने जब वो सरकार के मुखिया थे तो न सिर्फ तराई के किसानों की तरफ ध्यान दिया, बल्कि पहाड़ के जो हमारे उत्पाद हैं उन किसानों के जो उत्पाद थे उन पर भी उन्होंने विशेष उस सरकार ने काम किया। मैं माननीय हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें आमंत्रित करता हूं। हम सबके नेता, आप सबके मनों के दुलारे और देश के अंदर जो वास्तविक अर्थों में प्रतिपक्ष हैं, आज सरकार की आंखों में आंख डालकर कोई बात कर रहा है, कोई इस सरकार के काले कारनामों को चुनौती दे रहा है, तो उस आवाज का नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। वो आपके बीच में हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, प्रीतम सिंह जी, हमारे साथी सहयोगी यशपाल आर्या जी, बेहड़ जी सहित मंचासीन हमारे सभी सम्मानित प्रत्याशीगण और नेतागण, सभी हमारे किसान दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम सब राहुल जी का उत्तराखंड की इस पवित्र धरती में और तराई के इस कर्मवीरों की धरती में बहुत बहुत बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राहुल जी, आपका उत्तराखंड से एक विशेष नाता है और इस तराई से भी आपका नाता है। जिस धरती पर आप हैं, इस धरती को बसाने में आपके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जी का बहुत बड़ा योगदान था। जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आए, पाकिस्तान से विस्थापित होकर, पूर्वी बंगाल से विस्थापित होकर हमारे भाई आए, उन सबको बाहों में लाकर यहाँ बसाने की नीति, जिस नीति के परिणाम स्वरूप सारे देश को फायदा हुआ, एक अन्न भंडार इस धरती के गर्भ में पैदा हुआ तराई के रूप में, तो वो उसका श्रेय पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के साथ जवाहरलाल नेहरू को जाता है। ये उनका दिशा निर्देश था। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो हम सब का गौरव है, वो भी उन्हीं के प्रयासों से यहाँ पर बनी। हरित क्रांति के जरिए पंतनगर विश्वविद्यालय ने जो योगदान दिया, उस योगदान में जो भागीदारी हमारे किसानों की रही, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। और हरित क्रांति से लेकर दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, जितनी भी क्रांतियाँ कृषि क्षेत्र में आई, मुझे ये कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि वो सारी क्रांतियों के जनक इंदिरा गांधी जी थी, वो उनके कार्यकाल में पैदा हुई। आपने उस सिलसिले को हमारे कष्ट के समय में भी निभाने का काम किया। जब हम कष्ट में थे, जब पूरे एक बड़ी त्रासदी आई उत्तराखंड में, 80% भूभाग बिल्कुल ध्वस्त हो गया, तो उस समय आप हमारे आंसू पोंछने के लिए आए और देश के प्रतिपक्ष के आप पहले नेता थे जो हमारे बीच में आए। और जब हमने पुनर्निर्माण प्रारंभ किया, पुनर्वास प्रारंभ किया आपके मार्गनिर्देशन में, हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, तो आप हमारा मॉरल बूस्टअप करने के लिए भगवान शिव की शरण में केदारनाथ आए और वो एक ऐतिहासिक घटना बनी और उससे सारे उत्तराखंड की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो टर्न अराउंड हुई। तो हम आपके इस एहसान को उत्तराखंड कभी नहीं भूल सकता। और हम आपको वचन देना चाहते हैं, यदि आप चाहें, सब लोगों की तरफ से मैं वचन देना चाहता हूं
कि उत्तराखंड तराई से लेकर जसपुर से लेकर मुनस्यारी तक, जसपुर से लेकर भटवारी तक आपको सरकार बना करके देगा। आपको उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बना करके देगा। आप तैयार हैं इस बात के लिए? यदि तैयार हैं तो जरा ताली बजा करके हाँ कहिए। और हमारा आपसे वचन है, आप एक बात के लिए और याद करना चाहेंगे, जब 3 काले कानून थोपे गए किसानों के ऊपर, तो उस समय पहली आवाज कोई उठी किसानों के पक्ष में और इन काले कानूनों के विरोध में, वो आवाज राहुल गांधी जी की थी। उस समय सौभाग्य से मैं पंजाब का प्रभारी था कांग्रेस का, और आपने आकर के 3 दिन ट्रैक्टर यात्रा को लीड करके देश को कहा कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, और किसानों से कहा कि हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करिए। और उसके बाद किसानों ने एक ऐतिहासिक संघर्ष को यहाँ पर अंजाम देने का काम किया, और उसका परिणाम है कि एक ऐसी सरकार जो लोकतंत्र को की, उसको घुटने टेकने पड़े। उसके लिए मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। राहुल जी, आपकी पार्टी किसानों को वचन देना चाहती है, हमारी सरकार आएगी तो आपने जो संघर्ष में आपके ऊपर मुकदमे लगे हैं, हमको मालूम है किस तरीके की व्यथाएं आपको झेलनी पड़ी हैं, हम उन मुकदमों को वापस लेंगे। मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, ससम्मान वापस लेंगे। जिनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का काम करेंगे। और हम आपको ये भी आश्वस्त करना चाहते हैं अपनी कांग्रेस की तरफ से, हमने पहले भी, हमारी सरकार ने एक कानून बना करके एक आदेश निकाला था, यशपाल आर्या जी उस समय हमारे मंत्री थे, राजस्व मंत्री, कि जो जमीनों पर काबिज लोग हैं लंबे समय से, उन जमीनों को का मालिकाना हक हमने उनको दिया था। कांग्रेस की सरकार गई, इस सरकार ने उस मालिकाना हक के कानून को पीछे रख दिया। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि फसली आधार पर हम निर्धारित करेंगे इस बात को कि किसानों को उनका मालिकाना हक मिले जिन जमीनों पर वो काबिज हैं। ये हमारे किसान भाइयों की मांग में भी सम्मिलित है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार पहली ऐसी सरकार होगी जो एमएसपी को मनसा वाचा कर्मणा से लागू करेगी और आपकी फसलों को पूरे रूप से खरीदा जाए, इसको सुनिश्चित करने का काम करेगी। हमने राहुल जी के मार्गनिर्देशन में इस बात को तय करने का काम किया है कि हम सत्ता में आएंगे तो पहले साल ही 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उस फ्री बिजली में आपके जो नलकूपों आदि के बिजली के बिल हैं, बकाया हैं, उनकी माफ़ी भी सम्मिलित होगी। यह हम आप सबसे कहना चाहते हैं। मैं आपको इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि एमएसपी को कानूनी अधिकार देने की जो आपकी मांग है, मैं कहा है कि 4 धाम हजारों हजार काम, वो हजारों हजार काम हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के वरदान के रूप में, उनके आशीष के रूप में उत्तराखंड की जनता के सम्मुख रखे हैं। उसमें हमने कहा है आपसे कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम 5 साल में 4 लाख रोजगार पैदा करेंगे स्थायी नेचर के जो है। हमने कहा है कि जो 57,000 पद सरकार में खाली पड़े हुए हैं, हम उनको पहले साल ही भर्ती उनको पूरा भरने का काम करेंगे। हमने आपसे कहा है कि हम जो स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना काल में ध्वस्त हो गई थी, आप सब जानते हैं कि देश के अंदर दूसरे नंबर पर प्रतिशत के हिसाब से ज़्यादा लोग कहीं मरे तो वो हमारा उत्तराखंड है। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बिल्कुल चरमरा दिया। हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करके हम स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव, द्वार-द्वार पहुंचाने का काम करेंगे। हम ऐसे 5 लाख लोगों को चयनित करेंगे जो कोरोना से त्रस्त होकर के जिनके काम बंद हो गए, नोटबंदी, जीएसटी से जिनके काम बंद हो गए, जो लोग आज खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, अपने परिवारों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं जुटा पा रहे हैं, उन परिवारों में से उन 5 लाख, वो संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, हम उन लोगों को हम 40,000 रुपया हर साल देने का काम करेंगे ताकि वो खड़े हो सकें। वो हमारे नागरिक, हमारे राज्य के नागरिक हैं। एक निवेदन, एक पुष्प हमने आपको एक नारे के रूप में, एक कविता के रूप में दिया है। हमने आपसे कहा है कि बनाओ बनाओ कांग्रेस सरकार, लाओ लाओ कांग्रेस की सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 रुपये के पार।
और हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं, राहुल जी की तरफ से ये हमेशा निर्देश रहता है कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को कि आपने जो कुछ वादे घोषणा पत्र में किए हैं आप उनको सिलसिलेवार पूरा करिए। राहुल जी, हम जब किसानों के सामने, अन्नदाताओं के सामने और अन्न भूमि के सामने खड़े हैं, इस पवित्र भूमि के सामने खड़े हैं, तो हम आपको साक्षी मान करके कह रहे हैं, हम इन सब वादों को क्रमशः पूरा करने का काम करेंगे। हम एक खुशहाल उत्तराखंड बनाएंगे, एक समृद्ध और सक्षम उत्तराखंड बनाने का काम करेंगे। हम एक ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे जिसमें हम तकनीक का समन्वय करके जो उन्नतशील राज्य हो, दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सब की तरफ से राहुल जी का इस पवित्र भूमि में, किसानों की भूमि में, किसानों के बीच में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, ताकि सारे प्रदेश में यहाँ की गूंज जाए, हमारे उधम सिंह नगर की गूंज जाए, किच्चा की गूंज जाए, ताली बजाने की कृपा करें। सब राहुल जी के साथ दूर दूर तक जो है, दूर दूर तक ताली बजाने की कृपा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं किसानों को जिन्होंने इस संघर्ष को लड़ा है उनको सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। मैं, अगर राहुल गांधी जी इस देश में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। राहुल गांधी जी इस देश की स्वच्छ राजनीति के प्रतीक हैं। राहुल गांधी जी इस देश की ईमानदार राजनीति के प्रतीक हैं। राहुल गांधी जी का विश्वास है कि साधनों की सूचिता वो जरूर हमें सुनिश्चित करनी चाहिए, और सत्ता के पीछे भागने वाले नेता के रूप में इस देश ने कभी भी राहुल गांधी जी को नहीं देखा। इसलिए मैं आज माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी, आपकी अनुमति से आपके लिए, इस देश के जो लोग हैं उनके लिए जरूर दो लाइनें कहना चाहूंगा। मेरे लहजे में जी हजूर न था, मतलब सत्ता के पीछे जिस तरह से लोग भागते हैं, आज जिस तरह से देश में सत्ता काबिज, जो लोग सत्ता पर जो काबिज हुए बैठे हैं, जिस तरह से अमीर पूंजीपतियों के पीछे और उनकी चमचागिरी करके हम कहेंगे कि उनको खुश करके आज सत्ता में बैठे हैं, तो राहुल गांधी जी की तरफ से मैं कहूंगा कि मेरे लहजे में जी हजूर न था, बस इसके सिवा मेरा कोई कसूर न था। मेरे लहजे में जी हजूर न था, बस इसके सिवा मेरा कोई कसूर न था। कुछ पल के लिए भी अगर मैं बेजमीर हो जाता, कुछ पल के लिए भी मैं अगर बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए साहब कब का वजीर हो जाता। तो आदरणीय राहुल गांधी जी, जिनका हम इंतजार कर रहे थे, वो आए और हमें अपना मार्गदर्शन दें। देवेंद्र यादव जी, हरीश रावत जी, गणेश गोटियाल जी, प्रीतम सिंह जी, हमारे भैया ये थोड़ा कैमरा हटा दीजिए, थोड़ा हटा दीजिए। हमारे कैंडिडेट्स यशपाल आर्या जी, महेंद्र पाल सिंह जी, तिलक राज बेहर जी, प्रेमानंद महातन जी, सुमित हृदयेश जी, महेश शर्मा जी, भुवन कापरी जी, नवतेज पाल सिंह जी, मीना शर्मा जी, किसान संगठन के हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको और देश के सब किसानों को बधाई देना चाहता हूं। बधाई इस बात की कि आप इन 3 कानूनों के खिलाफ पत्थर जैसे
पहाड़ जैसे खड़े हो गए और आपने 1 इंच इनको नहीं दी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एक कदम पीछे नहीं लिया और आपने हिंदुस्तान की सरकार को सच्चाई दिखाई। बधाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपका इतिहास है। आप सिर्फ देश को भोजन नहीं देते हो, आप देश को रास्ता दिखाते हो और सालों से आप इस देश को रास्ता दिखा रहे हो। अंग्रेजों से लड़ाई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने नहीं लड़ी थी, अंग्रेजों से लड़ाई हिंदुस्तान के किसानों ने और मजदूरों ने लड़ी थी। उसके बाद हरी क्रांति, कांग्रेस पार्टी, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने हरी क्रांति दी, नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ पार्टनरशिप बना के देश को हरी क्रांति दी थी। पसीना, खून पसीना हिंदुस्तान के किसान ने दिया था। और मैं आजादी की बात की, हरी क्रांति की बात की, बहुत और ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। इसको आप भी जानते, पूरा देश जानता है। आपने देश की सरकार को बताया कि हिंदुस्तान की सच्चाई से हम नहीं हटने वाले हैं। आप हमें ना खरीद सकते हो, ना डरा सकते हो, ना दबा सकते हो, हम नहीं हटेंगे। और मैं आपको बताऊं, इस सरकार को यह समझाना बहुत जरूरी था और है। पार्लियामेंट में अपने भाषण में मैंने कहा कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान, प्राइवेट हवाई जहाज, 5 स्टार 7 स्टार होटल, मर्सिडीज गाड़ी, अमीर लोगों का हिंदुस्तान। उसमें ना कानून से कुछ लेना देना, आप कुछ भी करना चाहते हो कर दो, कुछ भी खरीदना चाहते हो, कहीं भी आप कानून तोड़ना चाहते हो, किसी की जमीन हड़पना चाहते हो, कर सकते हो। चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान, इसमें बहुत लोग नहीं है, 100-200 लोग हैं। पार्लियामेंट में मैंने एक आंकड़ा रखा और आपको भी आज बताता हूं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान